Welcome in Pawan Math classes. Today I am going to start your new chapter, that is the probability. In last two videos I was discussing about the linear programming problem, and I think I have given sufficient practice for linear programming problem. So from today I will start your new chapter probability. आप सभी को पता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्ज़ाम में, 12th बोर्ड एग्ज़ाम में वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज़ 8 मार्क्स। इस चैप्टर का वेटेज जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स है। अब अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न प्रॉब्लम 1 नंबर का भी आ सकता है, इस पर प्रॉब्लम 2 नंबर का भी आ सकता है, प्रॉब्लम 3 मार्क्स का भी आ सकता है, बट 6 मार्क्स का क्वेश्चन अब इस चैप्टर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर पर बेस्ड शायद ही अब ये पूछें। पहले तो 6 नंबर का प्रॉब्लम आता था बेस थ्योरम से, लेकिन अगर अब बेस थ्योरम आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स में ही आती है। 80 मार्क्स का पेपर हो चुका है ना, तो वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज़ 8 मार्क्स। 12th चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ करना चाहेंगे 11th के बारे में भी। 11th में जो आप पढ़ कर के आए हैं वो बार बार यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैंपल स्पेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस? बहुत सारा हमारा काम पड़ेगा सैंपल स्पेस से। हमने बहुत अच्छे से सीखा है 11th में। सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ all possible outcomes of random experiment. Sample space means set of all possible आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो बच्चे का इमीडिएटली रिप्लाई होता है एन एक्सपेरिमेंट विच अकर सडनली। अरे सारे एक्सपेरिमेंट तो सडनली ही अकर होते हैं, तो हम उनको रैंडम एक्सपेरिमेंट कह देंगे क्या? नहीं। Random experiment means an experiment whose outcomes are known in advance, but we cannot make any prediction that which outcome is going to be occur. Random experiment एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम्स तो हमें एडवांस में पता होते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते हैं, इसके बारे में कोई भी फॉरकास्टिंग दैट इज़ भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आउटकम अकर होने जा रहा है। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ एन कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। एक टॉस को कॉइन करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास 2 आउटकम ही आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। एडवांस में पता है आउटकम, बट हम नहीं कह सकते हैं कि क्या आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रोलिंग ऑफ अ डाई, अगर एक डाई को रोल करते हैं तो आपको पता है आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। आइदर यू विल हैव 1 2 3 4 5 और 6, बट यू कांट से विच नंबर इज़ कमिंग। आउटकम तो पहले से ही पता है आपको, 1 से लेकर के 6 में से कोई भी नंबर आएगा, लेकिन आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी का एक्सपेरिमेंट आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। आप बहुत सारे एग्जांपल थिंक कर सकते हैं। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन्हीं को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन, अगर एक सिक्के को टॉस करते हैं तो H, T लिख देंगे। टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, 2 सिक्कों को आप टॉस करते हैं तो HH, HT, TH एंड TT लिख देंगे। ऐसे ही रोलिंग ऑफ ए डाई, तो 1 2 3 4 5 6। रोलिंग ऑफ पेयर ऑफ डाइज, तो आपका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही 2 1 से लेकर के 2 6 तक, एंड 3 1 4 1 की लाइन, 5 1
एंड 6 1 से लेकर के लास्ट आपका 6,6। तो ये जो सेट लिख रहे हैं हम, ये सेट है या ये सेट, ये वाले जो सेट्स हमने दिए हुए हैं, ये सभी सेट्स क्या कहलाते हैं? सैम्पल स्पेस कहलाते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नॉन ए सैम्पल स्पेस। ये चीज़ आपको आनी चाहिए 11 से। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप भूल गए थे तो इसको दोबारा से आप समझ लीजिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैम्पल स्पेस एंड हाउ वी कैन फाइंड सैम्पल स्पेस। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें सैम्पल स्पेस की हेल्प लेनी पड़ती है। ये बेस है हमारी प्रोबेबिलिटी का, तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 11th में तो पूरी एक एक्सरसाइज ही करनी होती है हमें सैम्पल स्पेस पर बेस्ड, करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। सैम्पल स्पेस के बाद हमने 11th में क्या पढ़ा हुआ था? हम 11th क्लास पर ही अभी हैं। हम 11th में पढ़ के आए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दिस इज इक्वल टू n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। n of e means favorable outcomes, n of s means total possible outcomes. Favorable outcome upon total possible outcomes, it is ne upon ns, probability of any event. दूसरी चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है, 0 is less or equal to probability of e and it is less or equal to 1. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी 0 एंड 1 के बीच में होती है। अगर 0 हो जाती है तो हम इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 आ जाती है तो इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट। नंबर 3, अभी 11th क्लास पे ही हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दिस इज इक्वल टू 1। इसको कुछ टीचर्स ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, दोनों का मीनिंग एक ही है। डैश लगाइए, अदरवाइज ऊपर बार का सिंबल यूज़ कीजिए। 4th जो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था 11th में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मीनिंग है एटलीस्ट 1 इवेंट इज अकरिंग। 2 इवेंट दे रखी हैं ए एंड बी, ए एंड बी में कम से कम एक इवेंट अकर हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम ए यूनियन बी कहते हैं। ए अकर हो रही है या बी अकर हो रही है, दोनों ही अकर हो रही हैं, तो उसको पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से कैलकुलेट करते थे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बोथ इवेंट, दोनों इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को हम ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको वैसे नाम भी दिया गया था 11th में, एडिशन थ्योरम बोलते थे इसे, इट इज़ नॉन एज एडिशन थ्योरम। इसी में नोट कर लीजिए, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events, then probability of A intersection B this is equal to 5. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है अक्रेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ अनदर इवेंट। मतलब 2 इवेंट एक साथ अकर नहीं हो सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपने देखा था 11th में अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आ जाता था, ये तो 0 आएगा, तो हम वहाँ पर कहते थे इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने 11 से पहला केस, दूसरा, तीसरा एंड चौथा केस देख लिया है। 5th आप हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू पी ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B greater or equal to PB. Probability of A intersection B less or equal to PA and probability of A intersection B less or equal to PB. यूनियन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी से हमेशा बड़ी होगी या बराबर हो सकती है।
एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस होती है इंडिविजुअल से या उनके बराबर हो सकती है। तो ये पाँच के पाँचों ही पॉइंट हमारे 11th से हैं। इवन हमने 11th में और कुछ भी पढ़ा हुआ है तो वो सभी हम देख लेते हैं, उसके बाद ही 12th पे स्टार्टिंग करेंगे। एक्चुअली में हमें 11th को भी यहाँ बहुत अच्छे से यूज़ करना है, तो कहीं भी कोई भी मिस्टेक हमसे ना हो जाए, तो वो सारी ही कॉन्सेप्ट हम पहले देख लेते हैं। ए बट वी नॉट, इस तरीके से हमने कुछ देखे थे, तो आ जाइए उन पर। एक था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डैश, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। ये कैसे निकालते थे? इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने कहाँ से लिख दिया है, तो इसका भी बता देते हैं रीज़न क्या है। देखिए ये दो सेट्स हैं अपने, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ये दो सेट बना दिए हमने, ए एंड बी। ये ए है, ये बी है। अब हमें चाहिए P ऑफ ए माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके रिगार्डिंग में हम चाहते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखा जाए। ए इंटरसेक्शन ए तो ये है, बी कॉम्प्लीमेंट सारा कुछ बाहर वाला। तो ये जो फिगर है हमारा इतना सा, अगर आप वेन डायग्राम को समझते होंगे तो ये किसके लिए बना हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन हमने कर दिया है। अब यही अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज़ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे। ए में से एक इनके इंटरसेक्शन को हटा दीजिए, ये ए है, ये बी है, तो ये हट जाएगा। तो ये किसके बराबर है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों ही फिगर से आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा, ए इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट इट इज़ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से बस यही कर लेते हैं हम, दोनों साइड को क्या करते हैं, दोनों के लिए n लगा दिया हमने, n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस। अब इसके बाद हम क्या करें, इसको n ऑफ s से डिवाइड कर दें। इसको भी n ऑफ s लिख दिया, इसको भी n ऑफ s लिख दिया। तो यहाँ से आ जाता था प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन v कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ज़रूरत नहीं है आपको इसका प्रूफ करने की, केवल आपको ये याद होना चाहिए। ये हमने इसलिए बता दिया है कि कुछ बच्चे कभी सोचते हैं कि ये कहाँ से क्या आ जाता है। अगर कभी आप फंस रहे हैं तो वेन डायग्राम की हेल्प लेकर के आप अपने फार्मूले तक पहुँच सकते हैं। तो एक तो हमने ये पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से यहाँ पर हमने दो तीन क्वेश्चन बड़े अच्छे किए थे, दो तीन फार्मूले पर बेस्ड, बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम थे, जहाँ पर जनरली 11th का बच्चा तो फंस ही जाता है। 12th का स्टूडेंट तो उसके लिए तो ये बहुत छोटी चीज़ रहेगी, क्योंकि उसके यहाँ ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी 11th से। नेक्स्ट क्या थी यहीं पर, ये फर्स्ट पार्ट मान लिया था मैंने। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बट बी। बी अकर हो रहा है बट ए नहीं अकर हो रहा है। अब डिराइव नहीं करेंगे, सीधा आप लिखिए पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा आपने 11th में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट, और यू कैन से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आप ऊपर बार भी लगा सकते हैं। चौथा आप पढ़ करके आए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और बी नॉट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
होल नॉट एंड दैट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चारों ही पार्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 11th में केवल हमने इतना ही पढ़ा था, पहले सैम्पल स्पेस के बाद एडिशन थ्योरम, उसके बाद ए बट नॉट बी बट नॉट ए, नीदर ए नॉर बी, ना ही तो ए है ना ही बी है, नॉट ए और नॉट बी। तो ये एटलीस्ट वन अकर नहीं हो रही है, मतलब नॉट अकरिंग एटलीस्ट वन इवेंट को हम लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन ऑफ बी नॉट। तो ये हमने 11th में सब कुछ सीखा था, हमने दोबारा से लिखा है। अब आते हैं हम 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी। 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में आपको 4 टॉपिक्स करने हैं। पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, दूसरा जो टॉपिक है वो इंडिपेंडेंट इवेंट बेस्ड है, एंड थर्ड टॉपिक बेस थ्योरम का है जिसमें टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम देखते हैं, एंड फोर्थ टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। वैसे तो इसका मीन एंड वेरिएंस भी लास्ट ईयर तक था, बट 20 एंड 21 में मीन एंड वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन का डिलीट कर दिया। पहले तो कभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ करता था, इवन कुछ समय पहले तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी था, लेकिन वो अब सभी हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम सीधा 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं। सबसे पहले हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आज हम सीखने जा रहे हैं 12th क्लास की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी बताते हैं कैसे प्रॉब्लम पूछेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कहीं पर भी A/B लिखा मिल जाए, इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring A when B has already occurred. B has already occurred. मतलब A अकर होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, साथ में कंडीशन लगा देगा B अकर हो चुकी है। 11th में कभी भी कोई कंडीशन लगा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, अब यहाँ ये कंडीशन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कह दें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिनेश इज स्कोरिंग 98% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन वेन एवर ही हैज़ स्कोर्ड 100 मार्क्स इन मैथ। मतलब 98 मार्क्स स्कोर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है जबकि वो 100 मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर चुका है। तो यहाँ कंडीशन लगा दी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से ही क्लियर है, कंडीशन लगा के देगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A लिखा कहीं मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग B व्हेन A हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, B व्हेन A has already occurred, ये होगा BA/B की वैल्यू। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये कभी भी ट्रू नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B नेवर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जहाँ आप क्या कर सकें, P को A के साथ भी लगा दें और P को B के साथ भी लगा दें। तो ऐसा कुछ भी आप अपने ब्रेन में कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। अब बात आती है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे A इंटरसेक्शन B। तो A/B इसकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो निकल आएगी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट है B, तो फिर हम A/B कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं।
इफ़ बी इज़ इम्पॉसिबल इवेंट तो फिर ए अकर हो ही नहीं सकती है। अगर इसी तरीके से आपको कहीं पर भी बी ऑब्लिक ए पूछ देता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तभी कैलकुलेट हो सकती है जब ए इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है। अगर यहाँ बी इम्पॉसिबल इवेंट है, उसमें ए इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो हमारे मेन फार्मूले हैं, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दूसरा हमने बी ऑब्लिक ए सीखा है। इसका मतलब भी यही है कि दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को एक ही प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर देंगे और आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा। एक छोटा सा आप नोट याद रखेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ बी लिख सकते हैं, लेकिन कब, यहाँ कंडीशन ध्यान रखेंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स, elementary events are equally likely। मतलब जो हमारी वन आउटकम की इवेंट्स हैं सैम्पल स्पेस की, वो सभी इक्वली लाइकली होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम अपने सैम्पल स्पेस में कुछ इस कैटेगरी से इवेंट्स लिख देते हैं, एक दो लिखते हैं, हमने मान लो एच लिखा, फिर H1 लिख दिया, फिर मान लीजिए हमने T3 लिख दिया, फिर सपोज TT लिखा और कुछ दिया हुआ है। हमें देखना है क्या हमारी एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं। देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/4 है। हेड आने की तो 1/2, 1 आने की 1/6, ये 1/12 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर यही सैम्पल स्पेस कुछ इस कैटेगरी का दिया होता, HH, HT, TH एंड TT, तो अपने पास ये 4 इवेंट थी, इसकी अगर होने के चांसेस 1/2 1/2 दैट इज़ 1/4 है। इसके लिए भी 1/4 ही होगा, इसके लिए भी 1/4, इसके लिए। तो यहाँ पर हमारी इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। तो इस केस में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक थ्योरेटिकल पोर्शन इंट्रोडक्टरी पार्ट का। अब थोड़े से इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे, सॉल्व करना कैसे सॉल्व करते हैं उनको, करेक्ट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने इंट्रोड्यूस की, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। यस बेटा, तो जो हमने अभी आपको फार्मूले बताए थे उसी पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा P ऑफ A 7/11। ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है एग्जाम में। P ऑफ B इज इक्वल टू 5/11 एंड P ऑफ A यूनियन B इज 9/11, देन फाइंड P A ऑब्लिक B। थिंक कीजिए कैसे कर सकते हैं हम फर्स्ट पार्ट को। तो देखिए हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B। सीधा सीधा इसका मतलब है वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। लेकिन हमारे पास इसमें A इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, A यूनियन B है। तो पहले हम एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बेसिकली क्या होता है, PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये A यूनियन B दिया है इन्होंने 9/11, दिस इज इक्वल टू 7/11 प्लस 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 7 5 12 में से जाएगा 9, दिस इज़ कमिंग 3/11। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं A ऑब्लिक B, दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कितना आ गया
3/11। पी बी क्या है, पी बी है 5/11। तो ये आंसर अपना होगा 3/5। आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए था। सबसे पहले हमने क्या किया, जो चाहिए उसके लिए फार्मूला लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी नहीं था हमारे पास, बट यूनियन दिया हुआ था, तो हमने एडिशन थ्योरम की एप्लीकेशन से ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट कर लिया। ये आ गया 3/11। जब ए इंटरसेक्शन बी आ गया तो हम ए अपॉन बी निकालने में कामयाब हो गए हैं। तो थोड़े से फार्मूले आपको इधर उधर रीअरेंज करने होते हैं, बाकी कुछ नहीं, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। और ये मोर देन 90% चांस है कि ऐसा प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आना ही आना है। ऐसा प्रॉब्लम एक तो एग्ज़ाम में होता ही है। अब ये डिपेंड करता है आपके लक पर कि 1 नंबर में पूछते हैं या 2 नंबर में, इससे ज़्यादा का ये प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब जैसे मैंने तो इस प्रॉब्लम में 4 पार्ट पूछ रखे, वो एक ही पार्ट पूछेगा आपसे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2p of a is equal to p of b and p of a oblique b then a union b। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर करना। pa की वैल्यू हो जाएगी 6/13 into 2 and it is coming 3/13। p of b आपका डायरेक्ट गिवन ही है 6/13। p of a oblique b बहुत कुछ हमें देके जाएगा। ये है 2/5। ये होता क्या है, a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई p ऑफ b, दिस इज इक्वल टू 2/5। हमें क्या चाहिए, a इंटरसेक्शन b, तो ये 2/5 और इसकी वैल्यू कितनी है p ऑफ b की, 6/13। ये हो गया 6/13। तो ये टोटल आ गया 12/65। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो अब ए यूनियन बी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं है। ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना दिया हुआ है इसने, 6/13। पी बी दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ 3/13 नॉट 6/, कैलकुलेट करके लाया हुआ 3/13। 6/13 माइनस का 12/65, ये हो जाएगा 9/13 माइनस 12/65, ये हो जाएगा 45 माइनस 12/65। बेटा एलसीएम हो गया 65, 4 9 जा 5 9 जा 45, 5 टाइम जाएगा। अब 45 से 13, 33 डिवाइडेड बाई 65, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरीके से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी टैकल कर लिया है। अब अगर आप थर्ड कर लेते हैं तो फिर इस कैटेगरी का प्रॉब्लम आपको कभी भी कंफ्यूज कर ही नहीं सकता, बड़े आराम से आपसे हो जाएगा। तो हमने इसीलिए आज रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, आज इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी का। तो इंट्रोडक्शन में इतना बहुत है कि बच्चे ने सारा अपना 11th रिवाइज़ कर लिया है विद इन 10-15 मिनट्स। उसके बाद 12th में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला देखा, और फिर सिंपल प्रॉब्लम में उसको अप्लाई करना सीखा, जो डायरेक्ट प्रॉब्लम होती हैं। तो इतना बहुत है एक दिन के लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। 4 पार्ट हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा बना लिया जाए तो बेटर है। हो सकता है 4 पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस यूज़ हो जाए। फर्स्ट पार्ट में बड़ा आसान सी चीज़ दिख रही है, पूछी गई है बी ऑब्लिक ए। अपने पास है क्या, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में तो कुछ है ही नहीं कुल मिला के। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए पूछा है। इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 एंड इट इज़ 2/4, दैट इज़ 1/2। ये 1/2 ही आ जाएगा।
नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, आप थोड़े अच्छे पार्ट से स्टार्ट हो गए हैं। ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी, इसको थोड़ी देर के लिए इवेंट ए मान लीजिए आप, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। अब झंझट ये है कि ये कहाँ से लाऊं, तो आपको मैंने आज लिखाया 11th, ये होगा पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कुछ लोग इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ही लर्न कराने की कोशिश करते हैं, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट फार्मूला लर्न करो, आराम से लिखो अपना, ये 1 से 1 काट करके वो उसको लिख देते हैं ए ऑब्लिक बी, बट ऐसा हम नहीं करेंगे, सीधा हमने आपको फार्मूला ही बता दिया। ये 1 आ गया माइनस दिस अपॉन दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ए बाई बी की वैल्यू है 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4 और ये है 1/3, तो ये 1 माइनस 3/4 एंड दिस इज कमिंग 1/4। इसकी वैल्यू अपनी 1/4 आ जाएगी। ये कहाँ से लगाया है, 11th की कॉन्सेप्ट से है। उसके बाद एक बार दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस, ये बन गया, ख़त्म हो गया प्रॉब्लम। नाउ कम ऑन द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है हमने, थर्ड पार्ट में मैं आपसे जानना चाहता हूँ ए डिवाइडेड बाई बी ऑब्लिक, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 11th क्लास लगा दीजिए पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी बी। सब कुछ आपके पास है, केवल आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। पी ए आपके पास है, ए इंटरसेक्शन बी भी है, 1 माइनस पी बी है, ये भी कर लेंगे आप आराम से, नहीं कर रहे हैं हम पूरा, क्यों टाइम ख़राब किया जाए, केवल वैल्यू ही तो डालनी है। हम मेथड पूरा कंफर्म करा दिया है आपको कैसे निकालेंगे। वैसे ये दोनों ही पार्ट, ये तीनों पार्ट लास्ट के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा प्रॉब्लम आता है तो यही पूछता है टीचर। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन बी नॉट, ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, आपको आता है ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट, 11th है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। इसकी तो वैल्यू डाल दी, उसका फार्मूला लिखा, तो 1 माइनस ये वैल्यू कितनी है 1/2 1/3 1/4 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2/3, ये तो 2/3 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं अब, तो ये 1 माइनस 5/4 5/6 हो गया ना, ये माइनस का 1/4 डिवाइडेड बाई, तो हम उसको हल मतलब कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, इनका एलसीएम 12 हो गया, 12 से 10, 10 में से जाएगा कितना 3, ठीक है 2 10 10 और यहाँ से 3, 10 में से 3 7/12 अपॉन में 2/3, ये आ जाएगा 5/12 अपॉन में 2/3, तो 3 से ये कट कर दो 4 आ जाएगा, आंसर कितना होगा 5/8 आंसर आएगा निकल करके। ये हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर 12 से लिया तो 2 10 हो गया और यहाँ 3 आ गया, 10 में से 3 7, 7 से 5/12 अपॉन 2/3 5/8। तो बेटा आज हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझा है, क्या होती है क्या नहीं होती है, करेक्ट और उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। थैंक यू बेटा।